वीक अपोजिशन और इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आर रेसिपी फॉर द डिजास्टर। किसी भी लोकतंत्र को, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए एक स्ट्रांग रूलिंग पार्टी तो चाहिए और उसके साथ साथ एक स्ट्रांग अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपोजिशन की बातें क्यों कर रहा हूं। अब मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले 10-20 साल में हमारे देश में कोई अच्छा अपोजिशन लीडर नहीं हुआ है, ना ही कोई अच्छा अपोजिशन पार्टी सामने आई है। और जो अपोजिशन पार्टी का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेन काम जो होता है, उससे हट के वो सारे और काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी करंट अपोजिशन पार्टी है हमारे देश में, वो अपना काम नहीं कर रही है। उनको सरकार से एक वैलिड रीजन और वैलिड प्रूफ के साथ सवाल पूछना चाहिए, ना कि संसद के कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए, ना ही पार्लियामेंट्री वर्किंग के प्रोसेस को खराब करना चाहिए। तो अपोजिशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन अच्छा नहीं है तो रूलिंग गवर्नमेंट कुछ साल बाद कुछ इररेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी भी कर सकती है। अगर अपोजिशन वीक है तो रूलिंग गवर्नमेंट सत्तावादी बन जाती है, और जिसके कारण से रूलिंग गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटी करती है जिसका इजाजत हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना में कुछ काम हुआ है, जो रूलिंग पार्टी ने काम किया है जो कोरोना में, तो उसके अकाउंटेबिलिटी और उसके वैलिडिटी को जांचने के लिए एक अच्छा अपोजिशन पार्टी को सवाल पूछना चाहिए। नारे लगाने का काम नहीं होता है अपोजिशन पार्टी का, ना ही कुछ भी लड़ने का काम होता है या किसी भी बात पे आलोचना करना, ये काम नहीं होता है अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी का काम है सरकार के अकाउंटेबिलिटी पे सवाल करना, सरकार के पॉलिसीज को देखना, उसको परखना और फाइंड आउट करना कि उसमें लूप होल कहाँ है, उसमें प्रॉब्लम एरियाज कहाँ है, और उसे सामने लाना। पार्लियामेंट में जो इंपॉर्टेंस एक रूलिंग पार्टी लीडर का होता है, सेम तरह का इंपॉर्टेंस अपोजिशन लीडर को भी दिया गया है। पिछले 2 दशक से अपोजिशन अपना अच्छा से काम नहीं कर रही है, क्योंकि विपक्ष कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे रही है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रही है रूलिंग गवर्नमेंट से। आजकल अपोजिशन मूल मुद्दे की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि वो राजनीति कर रही है जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होते हैं उसको स्थगित करने के लिए, वहां से बाइकआउट करने के लिए। और इससे रूलिंग पार्टी को एक अच्छा चांस मिल जाता है कि वो अपने बिल को जल्दी से एक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी को चाहिए कि इस तरह की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि डिस्कशन होना चाहिए, वहां बैठकर डिस्कस करें, लंबे डिस्कशन करें, ताकि जो भी बिल गवर्नमेंट ला रही है, रूलिंग गवर्नमेंट, उसे वो देख सके, उसे परख सके और उसका एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना इसलिए भी जरूरी है कि इन केस की जो रूलिंग सरकार है वो अगर गिर जाए तो उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक तुरंत गवर्नमेंट बना सके। अपोजिशन पार्टी को एक सूडो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रखने चाहिए और उसी हिसाब से काम करने चाहिए। तो इन केस कभी गवर्नमेंट गिर जाए तो अपोजिशन पार्टी तुरंत वहां पे एक अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो बहुत सारे रीजन है गुड अपोजिशन का होने का, सिर्फ रूलिंग पार्टी के साथ नहीं जाइए, अपोजिशन पे भी सवाल उठाइए। क्यों आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं पूछते हैं, क्यों आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। खैर, जो अभी जो अपोजिशन पार्टी की हाल चल रही है हमारे देश में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपोजिशन लीडर कौन है, कौन सी एक सिंगल अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि ये पिछले 2 दशक से अराउंड 15-20 साल से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी हमारे देश में नहीं दिख रहा है। मल्टीपल एक काइंड ऑफ फेडरल फ्रंट जैसा दिख रहा है। फेडरल फ्रंट भी एक ऑफिशियल रूप से नहीं बनी है, बल्कि बहुत सारे पार्टी है। कांग्रेस किसी भी हिसाब से आप अपोजिशन लीडर का फेस नहीं दिख रहा है। आज के करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस क्यों एक अपोजिशन लीडर के रूप से नहीं उभर रहा है, या कोई एक सिंगल पार्टी क्यों अपोजिशन लीडर के रूप से नहीं निभर रही है। और ये भी देखेंगे कि हमारे हिस्ट्री में, इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कौन कौन से एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी हुए हैं, और जब जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं हुआ है तो क्या हालात हुआ है हमारे डेमोक्रेटिक देश का। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना सपोर्ट बनाते रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं जब से देश हमारी आजाद हुई थी। 1947 से 1964 तक की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस समय तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय तो किसी भी तरह का अपोजिशन पार्टी नहीं था। लेकिन फिर ये डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे चल रही थी? क्या उस समय कांग्रेस की तानाशाही चल रही थी? लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स थे
जो गुट थे वो खुद अपोज करते थे जो करंट गवर्नमेंट है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के अंदर ही एक अपोजिशन पार्टी या अपोजिशन प्रोसेस चलती थी और कांग्रेस खुद रूलिंग पार्टी में था। ये भी कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू इस तरह के इंटरनल गुट जो उनसे सवाल पूछते थे उसको भी रेस्पेक्टफुली आंसर देते थे और कैटर करते थे। फॉर्मल सेटअप ऑफ अपोजिशन पार्टी हुआ जब इंदिरा गांधी का रिजिम था, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे पावर बना लिए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पावरफुल हो गया था पूरे देश में। तो इस तरह की चीज से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। 1967 में 9 स्टेट्स में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस की सरकार आई थी और 1977 में जो जनता पार्टी थी जो अपोजिशन में थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था, एक रूलिंग पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट बनाई थी। 1967 से 1975 अपोजिशन पार्टी रूल कर रही थी। 1975 में आपको याद होगा या आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि 1975 में 2 साल का हमारे देश में इमरजेंसी हुआ था और इसका रीजन भी था एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी को हैकल करना। 67 से 75 के बीच में अपोजिशन पार्टी को काफी हैकल किया जा रहा था और उसके कारण 75 में 2 साल का हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। 1989 में कोलिशन इरा स्टार्ट हुई थी, एक नया ट्रेंड हुआ था कोलिशन गवर्नमेंट का। उस समय एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी होती थी। 99 से 2004 तक एनडीए की सरकार रूलिंग में थी तो स्ट्रॉन्ग में यूपीए एक अपोजिशन लीडर एक अपोजिशन पार्टी ऐसा था। 2004 से 2014 तक जब यूपीए सरकार रूलिंग पार्टी में थी तो उस समय एक स्ट्रॉन्ग एनडीए गवर्नमेंट था, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर था। तो उस समय तक 2014 तक एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी था जो काफी जरूरी है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी की लहर आई हमारे देश में तो अपोजिशन पार्टी का नामो निशान हटते रह गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर जगह इलेक्शन हारती गई और वो छोटे अंकों से नहीं काफी बड़े सीट्स खोते गए बहुत सारे राज्यों में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब होती गई। 2014 में 44 सीट्स, 2019 में 52 सीट्स। पहले एक नियम था कि अपोजिशन पार्टी या अपोजिशन लीडर वही बनेगा जो 10% ऑफ द सीट उसके पास आए, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस को इतनी सीट्स आई नहीं थी और यह बदलाव लाया गया था कि जो पार्टी अपोजिशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा या लोकसभा में उसे ही बनाया जाएगा अपोजिशन का लीडर। तो कांग्रेस को इतनी कम सीट मिली थी कि इस तरह के नियम में बदलाव लाया गया था। तो ये तो श्योर हो गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब अपोजिशन फ्रंट नहीं है, एक अपोजिशन लीडर जैसा नहीं है। अब कांग्रेस नहीं तो क्या कौन है? पहले ये समझते हैं कि कांग्रेस अभी 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं दिख रहा है एक अपोजिशन लीडर जैसा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इनफैक्ट पंजाब में उनकी स्ट्रांग होल्ड थी लेकिन वहां भी उन्होंने काफी बड़े सीट से हारा, वो भी आप के अगेंस्ट में हारा, ना कि बीजेपी के अगेंस्ट में। वही हाल हिमाचल प्रदेश में हुआ। गोवा में इनके चांसेस ज्यादा थे लेकिन वहां भी इनकी सीट बहुत कम हो गई। अब मणिपुर में सिर्फ 5 सीट मिला है। यूपी में तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया था, एक फीमेल फ्रंट प्रियंका गांधी के साथ भी लाया गया था और बहुत सारे और भी स्ट्रेटजी किए थे, लेकिन उसके बाद भी यूपी में तो इनकी हालत बहुत खराब है। तो अब कांग्रेस नहीं तो कौन? जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो उस समय फेडरल फ्रंट बनाया जाता है। जो छोटे छोटे पार्टीज होते हैं, जो रीजनल पार्टीज होते हैं, वो सब मिलके कोलैब करके एक फेडरल फ्रंट बनाते हैं और वो एक अपोजिशन लीडर चुनती है और वो एक अपोजिशन पार्टी होती है। ये पहले भी हुआ है हमारे देश में। 1989-91 वीपी सिंह के अंदर नेशनल फ्रंट, 1996-98 में यूनाइटेड फ्रंट। तो फेडरल फ्रंट का कॉन्सेप्ट हमारे देश में बहुत बार इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये लंबे दूर तक नहीं चल पाता क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि सभी रीजनल पार्टी के जो हेड होते हैं उनका एस्पिरेशन होता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केजरीवाल, इन सबका ममता बनर्जी, इन सब का एस्पिरेशन होता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जो भी फेडरल फ्रंट बनती है तो वहां पे एक तरह की लड़ाई चलती है कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन किसे मिलेगा, प्लस किस किस को कैबिनेट की मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टी मिले हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर किस किस को मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का, जो डिफरेंट पार्टीज का है। स्टेट के अंदर 2 पार्टी आपस में लड़ रही है लेकिन वो दोनों खुद मिलके फेडरल फ्रंट बना रही है। इसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग जाता है और ये रीजन है कि फेडरल फ्रंट ज्यादा अच्छे से और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है। 2019 के इलेक्शन के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा था कि उनके पास 120 मिनिस्टर है और वो एक अपने तरह का फेडरल फ्रंट बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई लेकिन ये आगे कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है।
इंडिया अलायंस का भी वही हाल है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका हेड, अपोजिशन हेड। इसी लड़ाई में वो खुद के उनके फेडरल फ्रंट को मार दिए। और यही देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां से हट के अभी बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। तो ये फेडरल फ्रंट अभी तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 2024 के पहले नहीं बनता हुआ दिख रहा है, और 2024 में ये भी दिख रहा है कि कोई एक अपोजिशन लीडर नहीं उभरता आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा, एक बड़ा और एक समझदार स्ट्रांग अपोजिशन लीडर होना बहुत जरूरी है। अब तो कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन है कि वो एक जूनियर पार्टी ऐसा पीछे हट के रहेगा। राहुल गांधी का ना कहानी शुरू हुआ था कभी, ना कहानी शुरू होने वाला है। कोई स्ट्रेटजी नहीं दिख रहा है, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी और पार्टी का। लेकिन एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है आगे 1-2 साल में। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये उभरते हुए दिख रहे हैं, उभरते हुए नेता दिख रहे हैं। इन्होंने कई और स्टेट में, पंजाब में, दिल्ली में तो इनकी सरकार है ही, और गोवा में भी 2 सीट ले ली है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि आगे 1-2 साल चल के आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ एक स्ट्रांग अपोजिशन लीडर बनेगा, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई नहीं दिख रहा है कि अपोजिशन लीडर बनने वाला है। अलायंस, फेडरल फ्रंट ऐसा भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बनने का होड़ है, प्लस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो ये पूरे बातों से ये समझ में आता है कि स्ट्रांग अपोजिशन होना जरूरी है, और ये 20 साल से हमारे देश में स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, और अपोजिशन का जो भी महत्व है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं दिख रहा है सही तरीके से। कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन में क्या होने वाला है, और किस तरह से अपोजिशन का इसमें पार्ट होने वाला है। रूलिंग पार्टी का तो पार्ट हमें पता ही है, हमें दिख भी रहा है। अपोजिशन का क्या पार्ट हो रहा है, इस चीज़ को आप कमेंट में बताएं और लोगों के साथ डिस्कस करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बी हैप्पी।